जोहार छत्तीसगढ़। मैं पुनीत पाठक छत्तीसगढ़ की खबरों का पूरा अपडेट लेकर हाजिर हैं। एक एक मिनट में बड़ी खबरों का विश्लेषण भी करेंगे, सुपरफास्ट अंदाज में खबरें भी दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जोहार छत्तीसगढ़। सबसे पहले आज की सबसे महत्वपूर्ण बड़ी खबर। गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने मोहम्मद साहब और ईसा मसीह को लेकर बड़ा गंभीर बयान दिया और यह बयान रायपुर में दिया। कहा कि ईसा मसीह ने 10 साल भारत में बिताए, साथ ही मोहम्मद साहब के पूर्वज भी सनातनी और वैदिक आर्य हिंदू सिद्ध हुए हैं। रायपुर में शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने ईसा मसीह को हिंदू करार दिया। ईसा मसीह जी के पूर्वज भी सनातनी वैदिक आर्य हिंदू सिद्ध होते हैं। उन्होंने कहा कि ईसा मसीह 10 सालों तक भारत में रहे और 3 साल पुरी में बिताए। उन्होंने ये भी कहा कि ईसा मसीह पुरी के शंकराचार्य के संपर्क में थे और वे वैष्णव सिद्धांत के अनुयायी थे। ईसा मसीह जी के पूर्वज भी सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही सिद्ध होते हैं। स्वामी निश्चलानंद यही नहीं रुके, उन्होंने मोहम्मद साहब के पूर्वजों को भी सनातनी और वैदिक आर्य हिंदू करार दिया। अर्थात ऐतिहासिक धरातल पर विचार करें तो मोहम्मद साहब के पूर्वज भी सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही सिद्ध होते हैं। गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर भी बयान दिया। उनका कहना है कि इसके लिए उन्होंने करोड़ों हिंदुओं की सेना तैयार कर ली है। चलिए अब जरा पॉलिटिकल पार्टियों की खबर पर आते हैं। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया 2 दिवसीय बस्तर दौरे पर हैं। आदिवासी वोटर्स को साधने के लिए पुनिया ने पार्टी के नेताओं से चर्चा की। बस्तर में पीएल पुनिया और मोहन मरकाम के दौरे को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस आदिवासियों के हित का ख्याल नहीं रख पा रही है। बेहतर होता कि दौरे से पहले पुनिया आदिवासियों के आरक्षण और चपरासियों की भर्ती भी पीएससी के जरिए होने वाले मुद्दे पर कुछ फैसले लेते। चपरासी जैसे पद के लिए पीएससी के माध्यम से कर रहे हैं और सितम्बर में हाईकोर्ट ने जो निर्णय आया, इससे साबित होता है कि आपकी सरकार आदिवासी के प्रति कभी चिंता की है। कांग्रेस की इस बैठक में 2 रिजोल्यूशन निकालते हैं, पास होते हैं और जो कहते हैं प्रदेश अध्यक्ष की अनुपस्थिति में। इधर पीएल पुनिया ने भाजपा पर पलटवार किया है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेताओं को चुनाव में एकजुट होने की अपील की है। आरक्षण में कमी नहीं होने दी जाएगी, उसके लिए जो भी कदम उठाना पड़े। छत्तीसगढ़ में होने वाले चुनाव के मद्देनजर पीएल पुनिया का दौरा अहम माना जा रहा है। यही वजह है कि बस्तर में भाजपा नेताओं की नजर भी कांग्रेस के नेताओं के दौरे और तैयारी पर है। आदिवासियों की बात चली तो रायपुर में आदिवासी आरक्षण के मुद्दे पर आज सर्व आदिवासी समाज की बैठक हुई, जिसके बाद मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि समाज की ओर से ये मांग है कि राज्य सरकार विधानसभा में विशेष सत्र बुलाए और आदिवासी आरक्षण अध्यादेश पारित कराए। रायपुर के सर्किट हाउस में आदिवासी आरक्षण के मुद्दे पर सर्व आदिवासी समाज की बैठक हुई। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा और अमरजीत भगत समेत कांग्रेस के कई आदिवासी विधायकों ने आरक्षण के समाधान को लेकर चर्चा की। मुख्यमंत्री साहब से यही निवेदन करेंगे कि आदिवासी लोग 32% के लिए विशेष सत्र बुलाए। मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार की वजह से यह स्थिति पैदा हुई है। हम लोगों ने सबका बात सुना है, सभी लोगों ने मांग किया है कि 32% आरक्षण के लिए विशेष सत्र बुलाया जाए। उम्मीद है इसमें कि जल्दी कोई निर्णय माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से आएगा। आदिवासी समाज के प्रांत अध्यक्ष भारत सिंह ने कहा कि समाज की ओर से हमने अपनी मांगों को मंत्रियों के समक्ष रख दिया है, अब राज्य सरकार को फैसला लेना है। समाधान निकला है, रास्ता बनाया गया है, मतलब कैसे लाइन पे पटरी पे लाना है। बहरहाल छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण का मुद्दा थमता नहीं दिख रहा है। कांग्रेस के साथ भाजपा भी इस मुद्दे पर आक्रामक है। इधर छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने अभी से एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू किया और इस क्रम में जुबानी हमले इस कदर तेज हो गए हैं कि शगुन अपशगुन तक आ गए। छत्तीसगढ़ में चुनाव की तैयारियों में जुटी पार्टियां शगुन अपशगुन की राजनीति करने लगी हैं। कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि बीजेपी के साथ अपशगुन जुड़ा हुआ है। पेपर में अभी आज का न्यूज में हम देख रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष
दौरा में निकले और उनके गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। तो इनके साथ अपशगुन जुड़ा हुआ है, तो इनको कभी कहीं कुछ मौत हो जाती है तो उसमें राजनीति करते हैं। कांग्रेस के इन आरोपों पर पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि अपशगुन तो कांग्रेस की सरकार में हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बलात्कार, हत्या और उठाईगिरी जैसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। इसी अपशगुन के आधार पर इनकी सरकार चली जाएगी। अपशकुन है कि नहीं है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन कांग्रेस की सरकार में जिस तरीके से अपशकुन पे अपशकुन हो रहे हैं, लगातार यहाँ आदिवासियों के साथ में अत्याचार हो रहा है, इस पर अमरजीत भगत जी बोले। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां हमले का कोई मौका नहीं चूक रही, लेकिन असली परीक्षा तो जनता की अदालत में होगी। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू होगी। तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। 80% से अधिक लोग खेती किसानी का काम करते हैं, इसीलिए राज्योत्सव के साथ इस दिन का प्रदेश में बड़ा महत्व है। लेकिन इस पर बीजेपी सवाल उठा रही। धान खरीदी पर बीजेपी के आरोप को लेकर कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि भाजपा के मित्रों से आग्रह है कि वो इन लेवल में रहकर बात करें। आपकी हमारी क्या जोड़ है। बीजेपी ने अपने कार्यकाल में 70 लाख से ज्यादा मीट्रिक टन धान की खरीदी नहीं की, जबकि इस साल हम 110 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी कर रहे हैं। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट भी आपसे ऊपर था। खरीदी हमने 82 लाख मीट्रिक टन से किया था। आपका जो हायर जो स्कोर था वो भी 70 से ऊपर आपने कभी गया नहीं। तो कहाँ 70 लाख मीट्रिक टन और कहाँ 98 लाख मीट्रिक टन, और इस वर्ष जो है हम 110 लाख मीट्रिक टन खरीदे जाए। तो आप लेवल में रहें, बराबरी में रहें, तो बात करें। राज्योत्सव को लेकर भी मंत्री भगत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि राज्योत्सव का आकर्षण लगातार बढ़ता जा रहा है। देश और दुनिया में छत्तीसगढ़ की संस्कृति को पहचान मिल रही है। आदिवासी नृत्य महोत्सव के माध्यम से पूरी दुनिया के लोग छत्तीसगढ़ की संस्कृति को जान रहे हैं। हाथी प्रभावित क्षेत्र ललैया के ग्रामीण बच्चों की अच्छी शिक्षा को लेकर चिंतित हैं। यहां बीते कई सालों से एक शिक्षक अध्यापन कार्य छोड़कर लापता है। मामले की शिकायत कलेक्टर तक भी की गई। उन्होंने प्रधान पाठक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही। सरगुजा के मेनपाट ब्लॉक के हाथी प्रभावित क्षेत्र ललैया में शिक्षकों की कमी है। शासकीय स्कूल एवं शिक्षक के भरोसे चल रहा है। दरअसल स्कूल में 2 शिक्षक पदस्थ हैं, जिसमें से एक शिक्षक मनीष गुप्ता लंबे समय से छुट्टी पर हैं। पालकों का कहना है कि मनीष कभी कभार स्कूल जाकर अपनी ड्यूटी की खानापूर्ति करते हैं। मनीष गुप्ता स्कूल के शिक्षक के साथ प्रधान पाठक भी हैं। पूर्व माध्यमिक शाला में बच्चों को एक ही शिक्षक संतराम अजगले पढ़ा रहे हैं। 2 टीचर लोग आते हैं, उसमें से एक टीचर नहीं आता है, आती है और एक जन आता है। मनीष गुप्ता सर क्या पढ़ाते थे? गणित। प्रधान पाठक थे यहाँ के? हाँ। वो आते ही नहीं आते हैं। 2-3 साल से नहीं आ रहे हैं। उन लोग का संलग्नीकरण माध्यमिक शाला डंगुड़ा में ही संलग्न किया गया है, जबकि संलग्नीकरण को राज्य सरकार के द्वारा हटा दिया गया है। IBC 24 ने जब इस मामले की जानकारी कलेक्टर को दी तो उन्होंने जांच के बाद कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। जोहार छत्तीसगढ़ और अब बारी सूर्य की आराधना के महापर्व प्रकृति पूजन छठ की। पूरे देश भर की धूमधाम के साथ इस पर्व की शुरुआत हमने देखी है। शनिवार को दूसरे दिन खरना की पूजा की गई। खरना प्रसाद लाल धान के चावल और गुड़ से बनाया जाता है। व्रती इसे मौन रहकर ग्रहण करते हैं। सरगुजा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राकेश गुप्ता खुद छठ का व्रत पिछले 5-6 वर्षों से कर रहे हैं। IBC 24 की टीम उस स्थान पर भी गई जहां खरना प्रसाद बनाया जा रहा था। इस खास प्रसाद और व्रत के बारे में बातचीत की है हमारे सहयोगी अभिषेक ने। जो व्रती महिलाएं हैं, व्रत करने वाले लोग हैं, वो खरना का प्रसाद बना रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं एक व्रत करने वाले घर पे, जहां पर देख सकते हैं कि ये अलग अलग जो महिलाएं हैं वो बैठी हुई हैं और खरना प्रसाद बन रहा है। तो व्रत जो कर रहे हैं उनसे बात करते हैं। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता हैं, ये भी व्रत कर रहे हैं। मैं पिछले 4-5 सालों से व्रत कर रहा हूँ। बीच में कोरोना काल में बंद था और आस्था है। हमारे बहुत देवी देवताओं में प्रत्यक्ष देवता तो सूर्य देवता है और उनका बहुत ध्यान से, बहुत पवित्रता के साथ और हर चीज़ का महत्व है। लाल गेहूँ, लाल चावल से उनका प्रसाद बनता है। प्रसाद ग्रहण करने के लिए ये है कि हम लोग बैठ के जब प्रसाद खाते हैं तो बोलते नहीं हैं और एक बार ही बैठ के प्रसाद लेते हैं और उसके बाद फिर बस अब कल हम लोग निर्जला फिर व्रत करेंगे और परसों सूर्य भगवान का अर्घ देने के बाद हमारा व्रत
समाप्त होगा। इतना कठिन व्रत है लेकिन उसके बाद भी उत्साह कितना रहता है आप लोगों में? कब से कर रहे हैं आप लोग? हाँ, इसमें पता नहीं लगता है कि इतना काम करके और इस मतलब उपवास में इतना काम हो जाता है, टाइम का पता ही नहीं लगता है, नहाते खाते करते हुए सब ये हो जाता है। तो ये व्रती महिलाएं हैं जो साफ तौर पर बता रही हैं कि जो ये व्रत है वो भले ही इतना कठिन व्रत है लेकिन तमाम तरीके की जो गतिविधियां हैं वो की जाती हैं और बेहद कठिन ये पर्व माना जाता है। लेकिन दिन प्रतिदिन इसके प्रति लोगों के प्रति रुझान बढ़ता जा रहा है, लोग इस व्रत को कर रहे हैं। बेहद कठिनाई भरा ये व्रत है लेकिन जिस तरह से इसका रुझान बढ़ रहा है, लोग अपने घर से लेकर परिवार, जिला और प्रदेश की मंगल कामना को लेकर ये व्रत करते हैं। और ऐसी मान्यता है कि जिस तरह से भगवान सूर्य लगातार लोगों को अपनी ऊर्जा से ऊर्जावान बनाते रहते हैं, ऐसे में जो व्रत करने वाले लोग हैं वो भी इस व्रत को करने के बाद बेहद ऊर्जान्वित महसूस करते हैं। IBC 24 भी यही अपील करता है कि जो छठ का जो महत्व है, उसका जो प्रतिसाद है वो लोगों तक पहुँचे और सभी पर छठी माई की कृपा बनी रहे। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। और अब बात प्रदेश के किसानों की। छत्तीसगढ़ के किसानों को देश भर की 1000 से ज्यादा मंडियों में अपनी उपज बेच पाने की सुविधा मिल रही है। ये सुविधा मिली है राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई-नाम पोर्टल के जरिए। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड यानी कि मंडी बोर्ड की ओर से छत्तीसगढ़ के किसानों को अपनी उपज देश के 1000 से भी ज्यादा मंडियों में बेचने की आजादी दी जा चुकी है। दरअसल देश के किसानों को उनकी उपज बेहतर मूल्य पर देश के किसी भी हिस्से में बेच पाने की सुविधा देने के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत देश भर के मंडियों को इंटरनेट के जरिए जोड़ा गया। अब तक देश भर के 1000 से भी ज्यादा मंडी ई-नाम के जरिए जुड़ चुके हैं। इनमें छत्तीसगढ़ के भाटापारा, मुंगेली, बिलासपुर, रायगढ़, कवर्धा, दुर्ग, रायपुर, राजिम, नयापारा, कुरुद, धमतरी, बालोद और राजनांदगांव और जगदलपुर मंडी भी शामिल है। अब यहां अपनी उपज लेकर आने वाले किसान बेहतर कीमत मिलने पर छत्तीसगढ़ की दूसरी मंडियों में ही नहीं बल्कि देश की अन्य मंडियों में भी अपनी फसल बेच पा रहे हैं। ये तस्वीर धमतरी कृषि उपज मंडी की है। यहाँ आने वाले किसान अब ई-नाम के जरिए अपनी फसल को ज्यादा बेहतर दाम पर बेच पा रहे हैं। फसल बेचने के बाद कीमत भी तत्काल उनके अकाउंट में आ जा रही है। योजना के सफल संचालन के लिए मंडी प्रशासन की तरफ से रोजाना मॉनिटरिंग भी की जा रही है। जाहिर है इन विकल्प और सुविधाओं से किसान बेहद खुश हैं। ऑनलाइन में भी समाधान, अच्छा, भुगतान खाता में चेक द्वारा आ जाता पैसा जल्दी से। ईमेल के जो सरकार की योजना अच्छा पसंद है, इससे ठीक है, अपन ला सुविधा भी मिले होकर से। धान बेचे के नाम से ऑनलाइन द्वारा भी बिक जाते, पेमेंट मिल जाते। कैसे मिलते पेमेंट? ऑनलाइन द्वारा धान बेचे हो। अच्छा, ऑनलाइन में पैसा कैसे मिलते? वो खाता में चल देते ऑनलाइन। हाँ, ऑनलाइन से। ई-नाम के जरिए बालोद जिले के किसानों की भी तकदीर बदलनी शुरू हो गई है। यहाँ के किसान अपनी फसल को राष्ट्रीय स्तर पर बेच रहे हैं। इस योजना की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को हो सके, इसके लिए मंडी बोर्ड की तरफ से शिविर लगाकर किसानों को जागरूक किया जा रहा है। योजना प्रधानमंत्री जो योजना निकाले है बहुत अच्छा योजना है। अब सब लोग मंडी में जाकर ही बेचना चाहिए, क्योंकि खाता में भी इंटरनेट के माध्यम से पैसा भी आ जा रहा है और सब किसान लोग जागरूक होते हुए सब बेच रहे हैं। अभी देखो, ये प्रधानमंत्री जी के अति महत्वाकांक्षी योजना है। एकर से किसान मतलब पूरा हिंदुस्तान के किसान ला अपन कृषि उपज बेचे के नेट के माध्यम से जो सुविधा मिले, हम सब लोग का लाभ लेना चाहिए। राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना की शुरुआत अप्रैल 2016 में केंद्र सरकार ने की थी। उसकी मदद से छत्तीसगढ़ के मंडियों को भी ई-नाम से जोड़ने का काम शुरू हुआ। प्रथम चरण के तहत राजनांदगांव, कवर्धा, कुरुद, नवापारा और भाटापारा मंडियों को जोड़ा गया। फिर द्वितीय और तृतीय चरण के तहत 9 और मंडियों को जोड़ दिया गया। तब से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ के 1,35,000 से भी ज्यादा किसान और 3,130 व्यापारी ई-नाम पर अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। रजिस्टर्ड व्यापारियों में से करीब 63% व्यापारी
सक्रिय रूप से भागीदारी कर रहे हैं और किसानों की उपज को ऑनलाइन बेहतर कीमत पर खरीद रहे हैं। अब तक ई नाम के जरिए प्रदेश में 83 लाख क्विंटल से भी ज्यादा की उपज खरीदी और बेची जा चुकी है। ई नाम के जरिए खरीदी बेची गई फसल की कीमत 1660 करोड़ से भी ज्यादा की है। एक बाजार, ये परिकल्पना थी भारत सरकार की, उसी के तहत ई नाम पोर्टल विकसित किया गया है। तो ई नाम से प्रदेश की हमारी 14 मंडियों को जोड़ा गया। व्यापारी वहां तक नहीं आ पाया मंडी प्रांगण तक, वो भी अपने घर से बिडिंग कर सकता है। तो उस बिडिंग से निश्चित रूप से किसानों को फायदा होता है, क्योंकि अधिक लोग बिडिंग करेंगे तो रेट अधिक जाने की संभावना रहती है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन ऑनलाइन बाजार के जरिए प्रदेश के लाखों किसानों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आने शुरू हो गए हैं। इस बारे में किसानों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक भी किया जा रहा है। मंडी बोर्ड की तरफ से जागरूकता शिविर लगाए जा रहे हैं। इन प्रयासों का ही नतीजा है कि बस्तर में बैठा किसान अब अपने उत्पाद को दिल्ली, मुंबई या चेन्नई जैसे शहरों की मंडियों में बेच पा रहा है।